नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एस हिंदी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहद खास सेशन लेकर आए हैं। इसमें हम उत्तराखंड एलटी पेडागोजी प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इस पर हम कुल मिलाकर के 30 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। इतना तो अब पता हो ही चुका है कि एलटी में जो फर्स्ट पेपर होगा यानी 50 नंबर का, उसमें 30 नंबर का पेडागोजी, 10 नंबर की रीजनिंग, 5 नंबर का उत्तराखंड और 5 नंबर का जीके होने वाला है। चलो, इसमें हम जो पेडागोजी को जो नया सेशन जो चल रहा है, यानी जो पेपर जो है 2024 में जो एलटी का पेपर होने वाला है, उसके अनुसार हमने इसमें पेडागोजी के प्रश्न लाए हुए हैं। ये आपके लिए बेहद खास होने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारा कमेंट करते हुए आगे भी हम आपके लिए ऐसे प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा कमेंट करते हुए आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। सेशन का पहला क्वेश्चन होगा, किस व्यवहारवादी ने क्या कहा है? किस व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं? या किसने कहा था? फ्रीमैन ने, न्यूमैन ने, वाटसन ने या लोहजिंगर ने? तो वन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी वाटसन ने कहा था कि आप मुझे जो है कोई भी एक नवजात शिशु दे दो, उसे मैं जो चाहूं वो बना सकता हूं, यानी उसके अंदर मैं जो गुण विकसित करना चाहता हूं वो मैं कर सकता हूं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वाटसन ने ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो, वह क्या कहलाती है? नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी अनुपात मापनी इसको कहा जाता है। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण जो है विकसित हो सकते हैं, तो उसको क्या कहता है? एक अनुपात में उसको नापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किस में होता है? इदम, अहम, पराअहम या परिस्थितियों में? राइट आंसर हो जाएगा 3 का सी ऑप्शन, यानी पराहम, अहम। ये सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 3 अवस्थाएं बताई गई है, इदम, अहम और पराअहम। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? यानी जब ध्यान आकर्षित होता है तो किसकी प्रमुखता होती है? उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उत्पादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या उद्दीपन की सक्रियता? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी उद्दीपन की तीव्रता। ध्यान आकर्षित होने पर उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। किस छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? किससे छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला विकसित होती है? शिक्षण से, सहानुभूति से, समदृष्टि से, प्रेरणा से? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी प्रेरणा के द्वारा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, यह क्या है? अवधि, नवीनता, रुचि या आकार? 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी रुचि। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा को क्या कहते हैं? तो उसको रुचि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, सीखने में रुचि? 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी सीखने में स्थानांतरण। ये क्या है? एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में जब हम उपयोग करते तो उसे क्या कहते हैं? सीखने में स्थानांतरण करना। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? स्मृति, सीखना, प्रेरणा, चिंतन? 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी यह सीखना कहलाता है। जब अनुभव के द्वारा हम व्यवहार में उसको परिवर्तित करते हैं तो ये जो हमने सीखा है हम उसी को ही
परिवर्तित करते हैं, अर्थात बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह क्या कहलाता है? स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति या रेखा चित्र। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी स्तंभाकृति इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अंतर्दृष्टि यानी सूझ का सिद्धांत था जो इसके द्वारा सीखने के सिद्धांत को कोहलर ने प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था कोहलर ने? तो कुत्ते पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर या चूहों पर। मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है और बार बार पूछा जाता है, अर्थात आप इसको जरूर रट लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का बी ऑप्शन, यानी वनमानुषों पर उन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। फ्राइड के अनुसार क्या है? ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। ये बी ऑप्शन। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की सफलता। या सी, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुख अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी विस्मरण, यानी जो हम भूल चुके हैं वह प्रवृत्ति है। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ये फ्राइड का ये मुख्य विचार थे। ठीक है, फ्राइड के अनुसार ऐसा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में उच्च होंगे। किसमें उच्च होंगे? सृजनशीलता, अध्ययन में, विश्लेषण करने में या अच्छे अंक प्राप्त करने में। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सृजनशीलता यानी उनकी जो सोचने की क्षमता है उसमें वो उच्च होंगे। ठीक है, वो निम्न स्तर पर भी हो सकते हैं और उससे बहुत ऊंचे भी हो सकते हैं। ठीक है, या सामान्य स्तर भी हो सकता है। तो ये क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? अधिगम यानी सीखने में किसने प्रभाव का नियम दिया था? पावलोव ने, स्किनर ने, वाटसन ने या थॉर्नडाइक ने। राइट आंसर हो जाएगा 13 का डी ऑप्शन, यानी थॉर्नडाइक का नियम था कि अधिगम पे इन्होंने बल दिया था और उन्होंने अधिगम का नियम दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? प्रत्याहार विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। राइट आंसर हो जाएगा 14 का बी ऑप्शन, यानी तार्किक विधि। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति मापन में किस विधि का प्रयोग होता है? तो तार्किक मापन विधि होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। संप्रत्य निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, पृथक्करण। 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी प्रत्यक्षीकरण। संप्रत्य निर्माण का प्रथम सोपान है सी ऑप्शन, संप्रत्य प्रत्यक्षीकरण। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का सर्वाधिक विकास होता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोर अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी विकास क्रम जो है वो किशोर अवस्था में ज्यादा होता है। यानी 12 से 18 वर्ष के बीच की जो किशोर अवस्था मानी जाती है उसमें विकास अवस्था में बुद्धि अधिकतम प्रभावशाली होती है। ठीक है ना। इसे किशोर अवस्था को क्या है? किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, जटिल अवस्था भी इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, किस पर आधारित होता है शिशु का अधिकांश व्यवहार? मूल्य प्रवृत्तियों पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान केंद्रित पर।
17 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी मूल प्रवृत्तियां यानी वंशानुक्रम जो है इसका, शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पे होता है? वंशानुक्रम, यानी मूल प्रवृत्ति जो उसकी वंश से उसको प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? टोलमैन, वेंडूरा, थॉर्नडाइक या कोहलर? 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वेंडूरा का द्वारा दिया गया था। क्या? प्रचयनात्मक अधिगम, ये वेंडूरा का द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? ये तीनों चीज कौन से? एक तो उदाहरण, निरीक्षीकरण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण, ये चारों जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं? निगमन, आगमन, अंतर्दर्शन या बहिर्दर्शन? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन, यानी आगमन विधि के अंतर्गत ये चारों चीज आती है। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। अवधान के आंतरिक अवस्था व्यक्ति निर्धारक है। रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रवृत्ति या प्रकाश, ध्वनि, गंध या पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अवधान की आंतरिक अवस्था वस्तुनिष्ठ निर्धारित करती है रुचि, लक्ष्य, अभिवृद्धियों पर, यानी तीनों इसके सही हो जाएंगे। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। क्या है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र? केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन? 21 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी बाल मनोविज्ञान जिस पर कार्य करता है, जिस पर शोध करता है, जिस पर मनन करता है, वो है गर्भावस्था से, यानी जब गर्भ धारण हो जाता है उससे लेकर के और किशोर अवस्था यानी 18 साल तक जो है इस पर मनोविज्ञान नियम लागू होते हैं। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा? 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी मनोविज्ञान किस पर कार्य करता है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बाल केंद्रित शिक्षा पर कार्य करता है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? इस पर जरूर ध्यान देना कि नहीं है। इसको प्रश्न हमेशा जो है वो दो नहीं 3 बार हमें पढ़ना चाहिए। कई बार क्या होता है नहीं पूछा गया और हम उसे वास्तविक मान लेते हैं, हाँ मान लेते हैं। ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या वैयक्तिकता का सिद्धांत? राइट आंसर हो जाएगा 23 का बी ऑप्शन, वर्गीकरण का सिद्धांत। ये जो है वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। बाकी निरंतरता का सिद्धांत और समन्वय का सिद्धांत, वैयक्तिकता का सिद्धांत, ये वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या साहचर्य का नियम? राइट आंसर हो जाएगा 24 का सी ऑप्शन, यानी तत्परता का नियम यह बताता है कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान ये सीखने का नियम आधारित है। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। कोहलर के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पाश्चात्य पारंपरिक अवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा 25 का ए ऑप्शन, पूर्व पारंपरिक अवस्था। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? क्रेन्सन, यूंग, सेल्डन या स्पेंजर? राइट आंसर हो जाएगा 26 का बी ऑप्शन, यानी यूंग के द्वारा यह नियम दिया गया था। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु,
ब्लास्टोसिस्ट या यूमनस। तो इसमें 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंडाणु, शुक्राणु, यूमनस और ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ये डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर? 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, कोहलर का सिद्धांत था ये। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। इरोस शब्द संबंधित है। इरोस शब्द किससे संबंधित है? जीवन मूल प्रवृत्तियों से, मरण मूल प्रवृत्तियों से, भय मूल प्रवृत्तियों से या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से? राइट आंसर 29 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी मूल प्रवृत्तियों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं, सेशन का आखिरी क्वेश्चन। अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, सामान्य सिद्धांत द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा 30 का डी ऑप्शन, यानी वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। तो कुल मिलाकर देखिए, आज हमने 30 प्रश्नों पर चर्चा की, मोस्ट इंपोर्टेंट माने जाते हैं। आगे भी हम ऐसे ऐसे सेशन आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करते हुए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।